हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरजीत मैम दक्ष एकेडमी लाडवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जानने से पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए वायुमंडल के बारे में। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी 3 चीज़ों से मिलके बनी है। पृथ्वी 3 चीज़ों से मिलके बनी है, वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है। पृथ्वी पर वायुमंडल है, जलमंडल है और स्थल मंडल है। जहाँ पर ये तीनों मंडल इकट्ठे होते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है? जैवमंडल। क्या बोलते हैं उसे? जैवमंडल बोला जाता है, जहाँ पर तीनों मंडल मिलते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन बनता है कि जीवन किस मंडल में पाया जाता है? तो जीवन कहाँ पे पाया जाता है? जैवमंडल में पाया जाता है। तो ये तो था जैवमंडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल की अगर हम बात करें बच्चों, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ बने हुए गैसीय आवरण या फिर वायु के घेरे को क्या बोला जाता है? वायुमंडल बोला जाता है। और ये जो वायुमंडल है अलग अलग टाइप की गैसों के मिश्रण से बना है। कई जो गैसेज है वो मिलकर किसे बनाती हैं? वायुमंडल को बनाती हैं। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है या कौन कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है 78%। कितनी क्वांटिटी में है ये? 78%। और सबसे ज़्यादा पाई जाती है वायुमंडल में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस 20.93% के लगभग पाई जाती है। एंड नेक्स्ट आती है आर्गन गैस। आर्गन गैस 0.9% पाई जाती है। एंड नेक्स्ट है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाई जाती है। कितने परसेंट? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी होती हैं, यानी कि कौन कौन सी गैसेस से मिलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। तो सबसे पहले आती है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, O3 है, ओजोन, CH4 है, मीथेन गैस एंड जल वाष्प। नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन, मीथेन गैस और जल वाष्प, ये सभी मिलकर पृथ्वी के चारों तरफ एक मोटा घेरा बना देते हैं। और जिसका कारण क्या होता है? जो सन रेज है, इस घेरे के कारण सन रेज जो है वो सभी टकराकर पृथ्वी से बाहर नहीं जाती। इनमें से कुछ सन रेज जो है वो अवशोषित हो जाती हैं। किसके कारण? इस घेरे के कारण कुछ जो रेज हैं वो अवशोषित हो जाती हैं और कुछ पृथ्वी की सतह से टकराकर यानी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती हैं। तो इस घेरे की इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों? अगर ये घेरा पृथ्वी के चारों तरफ नहीं बनता तो जितनी भी सन रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाती। और इसका रिजल्ट क्या होता कि पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो कितना होता? -18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता। पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाता। कितने तक हो जाता? जो एवरेज टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता। तो पृथ्वी की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर इस टेम्परेचर का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। पृथ्वी की सतह के ऊपर टेम्परेचर का इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। और अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता। और इतना टेम्परेचर जीवन की उत्पत्ति के लिए संभव नहीं है, यानी कि यहाँ पर जीवन नहीं पनप सकता -18 डिग्री सेल्सियस पर। और जो अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चों 14 डिग्री सेल्सियस तो एवरेज टेम्परेचर होता। और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो क्या होता? -18 डिग्री सेल्सियस होता, जो किसी भी जीवन की उत्पत्ति के लिए संभव नहीं है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आता है, बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस सबसे इम्पोर्टेंट है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 गैस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए।
तो ये तो था बच्चों ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर कराने की कोशिश की है। तो आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करना न भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।